नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यू भारत। मैं रोज़ की तरह दोस्तों जंतर मंतर पर आ गया हूं और एमपी नागर एडवोकेट साहब हमारे साथ हैं। चूँकि यहां पर जन आंदोलन चल रहा है, इसी में आए हुए थे। मैंने इनकी एक बात सुनी है और वो था कि राजीव दीक्षित के बारे में चर्चा कर रहे थे। मुझे लगता है कि राजीव दीक्षित से आप प्रेरित हैं, उनके मुद्दों से प्रेरित हैं। देखिए, राजीव दीक्षित जी के साथ मैंने काम किया है। अच्छा मेरे बड़े अच्छे साथी रहे हैं। जी। राजीव दीक्षित जी जो मांग करते थे वो सारी की सारी मांगें जायज़ थीं, क्रांतिकारी थीं और सरकारों को उनकी बातों को सुनना चाहिए था। लेकिन फिर उनकी अचानक से डेथ की खबर आती है 2010 में और उसके बाद वो सारे मुद्दे जो है वह कहीं ना कहीं दबता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन आप लोग लगातार इस तरीके के मुद्दे जो भी थे उनके वो उठाते रहे हैं। उस पर तो बात करेंगे ही, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। और देश में जो बेरोज़गारी चल रही है, महंगाई चल रही है, या जिस तरह से शिक्षा की भी व्यवस्था हो गई है, एजुकेशन सिस्टम हो गया हुआ है, नफ़रत की बात हो रही है। राहुल गांधी नफ़रत की बात लगातार कर रहे हैं। और नफ़रत में देखिए, कल बृहस्पतिवार की घटना है मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से एक स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूल के अंदर शिक्षिका के द्वारा एक छोटा सा बालक है 7 साल का, जिसको पता भी नहीं होगा कि हिंदू क्या होता है, मुस्लिम क्या होता है, सिख ईसाई, उसको पता नहीं है। उसे कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाने का प्रयास किया जा रहा था कि तुम मुस्लिम हो। और वो बच्चा जब पहाड़ा नहीं, उसको याद नहीं था, 5 का पहाड़ा टेबल याद नहीं था, तो उस बच्चे को बेरहमी से, वो भी उनके साथी के द्वारा, बच्चे को साथी के द्वारा लगातार मारा गया 1 घंटा तक। सर, आप क्या कहेंगे? आपको लगता है क्या देश में इस चीज़ को देख करके? दूसरा मुद्दा भी है जिसमें जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, जिस तरीके से मुस्लिम के नाम पर उसे हथियार से मार दिया गया, नफ़रत की राजनीति इसी है कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि सरकार में अब नफ़रत ही नफ़रत है? देखिए, ये सरकार जो है ना, नफ़रत फैलाने का काम तो कर रही है जी। सबसे बड़ी नफ़रत तो इसी बात की है, ये जो हिंदू मुस्लिम की बात करती है, इससे बड़ी नफ़रत और कोई नहीं हो सकती। जी। क्योंकि जब आप हिंदू मुस्लिम की बात करोगे तो जो भाईचारा है वो कम होता चला जाएगा, आपस का जो प्यार है उसमें गहरी खाई बनती चली जाएगी। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। देखिए, मीडिया का भी इसलिए बड़ा रोल है कि जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं वो आज सरकार के हाथ में खेल रहे हैं, और उनके हाथ में खेलने की वजह से वो मनमाफिक जो चाहते हैं वो उनसे कहलवा रहे हैं। और ये जो खाई पैदा करने का काम है, ये इस देश का मीडिया भी कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। आपने बोला कि काशीराम जी के साथ आपने काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर में। पहले के जो नेता हुआ करते थे, क्या उनकी भाषा में इस तरीके से चीज़ें हुआ करता था? देखिए, जो पहले नेता होते थे उनकी भाषा में शालीनता होती थी। आज तो पोजीशन ये हो गई है कि नेता आपस में एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं। लोग गाली गलौज पे उतरे हुए हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर जो है ना फिजूल की टिप्पणियां करते हैं नेता। अभी पीछे वो स्मृति ईरानी कह रही थी कि भाई क्या नाम है, बोला वो मेरी तरफ फ्लाइंग किस छोड़ दिया। अरे तू बुढ़िया लेडी है, तो ऐसी बात को करने में तुझे सोचना भी चाहिए कि भाई इस तरह से फ्लाइंग किस छोड़ दिया, ऐसे कहना भी नहीं चाहिए। वो तो उसके बेटे के बराबर है। लेकिन वो स्मृति ईरानी बाल विकास मंत्री है, बाल कल्याण मंत्री, और आप उनको बोल रहे हैं कि बुढ़िया है। आप भी विवाद में? हाँ, मैं तो विवाद में इसलिए आऊँगा कि स्मृति ईरानी जो है ना, जब बाल कल्याण मंत्री है तो इस पूरे देश की मुखिया है उस मंत्रालय की। और अगर आप बुढ़िया बोल रहे हैं ना उनको? हाँ, बुजुर्ग है लेडी। हाँ, अगर मैं बुजुर्ग हूँ तो वो भी बुजुर्ग लेडी है, इसमें क्या बुरी बात है? क्या लगता है देश में 9 सालों में नफरत ही परोसा गया है या विकास भी हो रही है? क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, विकास तो उधार का विकास है। उधार का विकास इसलिए मैं कहूँगा कि मैंने जैसे बताया ना कि 2 साल के अंदर 123 खरब रुपए वो वर्ल्ड बैंक ने उधार दिया है भारत को, केवल मात्र कोरोना से लड़ने के लिए। ठीक है ना? इसके अलावा तो अच्छी बात है ना देश के लिए, इसमें गलत क्या है? आप सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए सवाल इसमें कर रहा हूँ कि अगर वो पैसा लिया कहाँ तो गया? वो पैसा कोरोना पीड़ित में बंटना भी तो चाहिए था। वो बटा नहीं, इसलिए सवाल कर रहा हूँ मैं। वो बंटना चाहिए था ना पैसा, वो बांटा नहीं, खा गए उस पैसे को। आज जो कर्जा पहले 55 लाख करोड़ था देश, काला धन, वो 155 लाख करोड़ हो गया। काला धन। देखिए, काले धन के जहाँ तक बात है,
इस काले धन को लेके 2019 की रैली की याद दिलाता हूँ आपको। गोवा में रैली में बोला था मोदी जी ने, जी बोला मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और बोला जिनके तिजोरियों में काला धन है ना वो वापस लेकर आऊंगा। और ये भी कहा था कि जो काला धन है ना वो अपने धन को कागज के टुकड़े के बराबर समझें, और बोला अगर जरूरत पड़ी तो 1 लाख लोगों की भर्ती भी युवाओं की करूंगा मैं काला धन वापस लाने के लिए। आज तक उस पर 1% भी काम नहीं हुआ। काला धन का 1 रुपया भी दुनिया के देशों से वापस नहीं आया। ये जुमलेबाजी। 2 करोड़ रोजगार की भी बात हुई थी। देखिए सरकार तो जुमलेबाज सरकार है। पीछे अमित शाह जी ने एडमिट कर लिया था कि भाई ये तो जुमलेबाजी की एक भाषा का तरीका होता है। अब तक का बेस्ट प्रधानमंत्री कौन रहा है आपके अनुसार? देखिए मेरे अनुसार अब तक का जो बेस्ट प्रधानमंत्री है इस देश का वो लाल बहादुर शास्त्री रहा है। उस जैसा प्रधानमंत्री इस देश में होना। पंडित जवाहरलाल नेहरू? देखिए मैं पत्रकार महोदय क्योंकि सर्टिफिकेट देने नहीं बैठा हूँ और मैंने उनका काल देखा भी नहीं कैसा है। मोदी जी नहीं है, वो होता रहा है। मोदी जी नहीं। देखिए मोदी जी विकास पुरुष नहीं है। मोदी जी के रहते इस देश में पूंजीवाद 100 गुना बढ़ा है। जब 100 गुना पूंजीवाद बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो आम जनता है वो 100 गुना पिस रही है चक्की में। डॉलर के मुकाबले रुपया भी लगातार नीचे गिरता जा रहा है। अभी तक 18 रुपया गिर गया हुआ है इनके कार्यकाल में। देखिए यही सरकार है जो रोज कहती थी, सुषमा स्वराज बहन जी जो है ना वो एक्सपायर हो रही हैं अब तो, वो रोज कहती थी, बोला हमारा रुपया गिरता जा रहा है, बोला रसातल में जा रहा है। आज वो अच्छे हमारे बीच में नहीं है, परंतु इस बीजेपी के सब नेताओं की यही भाषा होती थी। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि महंगाई कहाँ बढ़ गई है। देखिए महंगाई के जो आलम है ना वो मैं बता दूं आपको। टमाटरों को लेकर के बोलते हैं तो ये सीजनी सब्जी है, इसमें तो घटता बढ़ता रहता है। चलो मैं सब्जियों की बात चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि सब्जी तो आधी बार तो किसान के हाथ में होती हैं, परंतु किसान के हाथ से निकल के सारी सब्जियां आड़ती के हाथ में चली जाती हैं, व्यापारी के हाथ में चली जाती हैं। और इस देश में जो खेल होता है, चीज़ों को रेट बढ़ाने में जो खेल होता है वो व्यापारियों का होता है, किसानों का नहीं होता है, मजदूरों का नहीं होता है। यानी इस देश में जो चीज़ों का रेट बढ़ाते हैं वो मात्र व्यापारी हैं, और ये पार्टी तो व्यापारियों की पार्टी है। हाँ। ये पार्टी व्यापारियों की पार्टी व्यापारियों के लिए है और व्यापारियों द्वारा ही बनाई गई थी। आप वकील हैं, आपसे पूछ लेते हैं, जायज़ सवाल आपके लायक है कि लोकतंत्र सही में खतरे में है? लोग यही कह रहे हैं। देखिए जो लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, जब लोकतांत्रिक चीज़ें खतरे के निशान से ऊपर चल रही हैं, लोकतांत्रिक चीज़ों से मेरा मतलब है जैसे चुनाव की प्रक्रिया है, जैसे आपके राजनीति की प्रक्रिया है, जैसे आपके समाज की प्रक्रिया है, यानी आप समाज को देश को जो चीज़ें दे रहे हैं, तो लोकतंत्र खतरे में इसलिए है कि जब आप लोगों का रोज़गार छीन रहे हो तो रोज़गार खतरे में है। जब आप लोगों को महंगाई का दौर पैदा कर रहे हो तो खतरे में है लोकतंत्र। कल छत्तीसगढ़ में ईडी लगातार छापेमारी की, मुख्यमंत्री के जो उनके सलाहकार है, जो भी है उनके जो आदमी है, तो लगातार सवाल कांग्रेस उठा रही है कि 95% जो विपक्ष के लोग हैं उन्हीं के ऊपर ईडी सीबीआई लगाई जा रही है। बिल्कुल ठीक है। देखिए ईडी और सीबीआई तो केवल उन्हीं लोगों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है जिनके खिलाफ सरकार चाहती है कि भाई ये तुम्हारी खिलाफत कर रहे हैं, उनके खिलाफ जाके मोर्चा खोल देती है, उनके खिलाफ जाके चीज़ें ढूंढ लेती है। पर हम जैसे फकीरों के पास तो कुछ मिलने वाला है नहीं। कांग्रेस का कहना है कि ये जो है ना चुनाव अब प्रधानमंत्री की नहीं हो रही है, ईडी और सीबीआई ने विपक्ष से लड़ाई लड़ रही है। ईडी जैसे प्रधानमंत्री डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अब ईडी और सीबीआई लड़ाई लड़ रही है, चुनाव लड़ रही है। देखिए ये जब उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में जो 3 जगह चुनाव है वहाँ पर वो नहीं आने वाले हैं, तो ईडी सीबीआई लेकर के डराया जा रहा है, उनके सांसदों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए पत्रकार महोदय, बात यह है कि जो ईडी और सीबीआई है जी, इसका रोल तो पीछे की सरकारों ने भी बखूबी किया है, और ये दोनों ऐसी मशीनरी हैं। कांग्रेस को भी बोल रहे हैं। हाँ, कांग्रेस को भी बोल रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस भी ऐसे इस्तेमाल करती थी और बीजेपी भी ऐसे इस्तेमाल करती हैं। परंतु मैं अपनी बता देता हूँ, जिस दिन एंटी करप्शन फ्रंट के माध्यम से कोई सरकार इस देश में आएगी तो ये जितने भी चोर हैं ना, जो बड़े चोर हैं इस देश के अंदर, उनकी सज़ा तय की जाएगी। उनकी जो तिजोरियों का धन है ना
वो सरकारी धन में जमा होगा, खजाने में जाकर। कब होगा ये बहुत जल्दी समय आने वाला है। 2024 में? उसमें नहीं, 2024 में नहीं, पर उसके अगले चुनाव में हम लोग प्रयास करेंगे। आपने कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को एक ही तराजू में तोल रखे हैं कि दोनों सरकार वैसे ही करती है, जब अपना अपना समय आता है तो जितने भी सरकारी संस्था है उसका दुरुपयोग करते हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री, बहुत लोग उन पे सवाल कर देते हैं कि वो लायक नहीं है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो देश में लायक और नालायक की जो परिभाषा है ना, इसको परिभाषित करना इतना आसान काम नहीं है। हाँ। इस देश में तो वो प्रधानमंत्री बनता है जिसके संसद में, लोकसभा में जो चुने हुए सदस्य हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, जो बहुमत में होता है। जिसका बहुमत सिद्ध हो गया वो लायक है, और जिसका जो विपक्ष में चला गया वो नालायक है। इसको भेड़ चाल भी कहते हैं क्या? भेड़ चाल? इसको भेड़ चाल, बहुसंख्यक? देखिए, बहुसंख्यक जो भेड़ चाल है ना, जी। वो ऐसी है कि वो भूल जाती है कि हमने किस मुद्दे पे वोट दी। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, वो भूल जाती है कि हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, बेरोजगारी दूर करनी है, महंगाई दूर करना है, जो आम चीज़ें हैं, आम मुद्दे की चीज़ें हैं, जनता को उससे मतलब होना चाहिए। राम मंदिर की बात हो रही है, अब इस पे भी सवाल कर लेते हैं आपसे। राम मंदिर पे क्या लगता है? देखिए, राम मंदिर पे वोट देने जैसी बात कोई नहीं आती। हाँ। कि कोई व्यक्ति राम मंदिर बन जाए तो उस वजह से वोट दे दे। कुछ जो कट्टर हिंदू हैं उनकी एक परंपरा का, उनकी एक संस्कृति का हिस्सा हो सकता है। कुछ लोगों का ये खाने कमाने का हिस्सा भी है, मंदिर निर्माण। उससे जो एजेंट कहलाते हैं, उसके हाँ, एजेंट। जो एजेंट कहलाते हैं। जी। परंतु जहाँ तक हिंदू धर्म को पोषित करने की बात है, सही मायने में वो हिंदू धर्म को जो सही पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। देखिए, पोषण तो मैं तब मानता जब मठ और मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त होते। अच्छा। अगर वो सरकारी नियंत्रण से मुक्त नहीं है हाँ। तो इसका मतलब है कि सरकार उनसे आमदनी करना चाहती है, सरकार धर्म के नाम पे धंधा करना चाहती है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि जितने भी मंदिर मठ जो भी है वो सभी को सरकारी मुक्त कर नियंत्रण देना से चाहिए। मुक्ति हो जानी चाहिए, जरूरी है। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे यही है कि जो अभी लगातार देश में नफ़रत की बातें हो रही है, और इस नफ़रत में कहीं ना कहीं मासूम आदमी जिसकी कोई भूमिका नहीं है किसी चीज़ में, वो पिसता हुआ नज़र आ रहा है। तो जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, क्या चुनाव के समय 2024 का चूँकि चुनाव है प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके की राजनीति पहले लगातार प्रधानमंत्री के बीच में होती रहती थी? देखिए, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, मैं तो समझता हूँ बेसिकली गलत है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। एक और आखिरी सवाल यही है मेरा कि चंद्रयान 3 की बात हो रही है और पूरा देश जो है वह तिरंगा लेकर के, जैसे ही वहाँ पर लैंड होता है चंद्रयान 3 और वहाँ पर तिरंगा जो रोवर लगाता है, उसके बाद सीना चौड़ा हो जाता है पूरे हिंदुस्तान का। लेकिन कुछ लोगों की मांग है कि चंद्रयान 3 वहाँ लैंड कर जाता है, यार हम लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, बेरोजगारी है यहाँ पर देश में इतनी सारी, फिर उतना खर्चा करना वहाँ सही है गलत है, क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो इस मुद्दे पे मैं जिन साइंटिस्टों ने जी। विक्रम रोवर को ऊपर चांद पर भेजा उनको बधाई। परंतु जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि 600 करोड़ से ज़्यादा उस मिशन को भेजने में लगा दिए, यही मिशन गरीबों पे खर्चा हो सकता था। बुलेट ट्रेन चलाना, चांद पे रोवर भेजना या मंगल पे यान भेजना, ये तब की योजनाएं हैं जब आपका पृथ्वी पर जो प्राणी है वो सुरक्षित हो, वो भूखा नंगा ना हो, उसके पास मकान की व्यवस्था हो, उसके पास भोजन की व्यवस्था हो, उसके पास कपड़े की व्यवस्था हो, उसके पास रोजगार हो। जब ये सब बेसिक चीज़ें इस देश के नागरिक के पास नहीं हैं, तो
तो ये चांद पे भेजना, मंगल पे भेजना, ये सब बेईमानी सी बात लगती हैं, उचित नहीं है। उचित नहीं है। देखिए मेरा लेकिन चीज़ें बदल रही है, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रहा है। ऐसे में हर चीज़ भी ज़रूरत है, चाँद पे भी जाना ज़रूरी है, हमारा टेक्नोलॉजी को मजबूत करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब साइबर वार हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो चीज़ें जब बदल रही है लगातार, तो क्यों ना हम चाँद तक जाएँ। अब एक देश दूसरे देश को छोड़ करके आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। ऐसे में प्रतिस्पर्धा में तो देश हमारा तभी तरक्की करेगा ना, जब हम उनसे कदम से कदम मिला के चलेंगे। रोज़गार बेरोज़गारी तो है ही, इसके साथ साथ वो भी नहीं लगता है आपको कि ज़रूरी है? देखिए मेरा मानना ये है कि हमें अगर कोई दौड़ लग रही है तो उसमें दौड़ना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। हमें दुनिया के अंदर, ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें अभी खोजनी बाकी हैं, वो सभी चीज़ें खोजना चाहिए और हमें जिज्ञासु रहना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ लेकिन मुद्दा बनाया जाता है, चंद्रयान 3 को लेकर के प्रधानमंत्री ऐसा मुद्दा बनाते हैं, अरे भाई वो उसी की जगह पर चंद्रयान 3, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, साइंटिस्टों को धन्यवाद करना चाहिए, देश को बधाई देना चाहिए, इतना तक सीमित है। लेकिन जब आप राजनीति करने लगते हैं, दूसरी चीज़ है कि आप रोज़गार, बेरोज़गारी, महंगाई, काला धन, जो इस पहले मुद्दों की बात करते थे, उस पर बात नहीं करते हैं, तो ये थोड़ी सी बेईमानी सी लगती है। देखिए मान्यवर बात ये है कि ये एक जुमलेबाजी का तरीका है और ये पार्टी को, खासकर बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने के लिए एक प्रचार है और बहुत हाईटेक प्रचार है। सभी चैनल्स, दुनिया के सभी चैनल्स इनके पक्ष में काम कर रहे हैं और ये एक तरीका है प्रचार का। ये प्रचार तंत्र कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है आपको। सर, आप मेरे से बात किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं इस वक्त जंतर मंतर पर हूँ और ये वकील साहब है, मैं इनसे पॉइंट टू पॉइंट बात करने का प्रयास किया है। पता नहीं हमारा और इनका विचार आपको कैसा लगेगा, जैसा भी लगे आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चंद्रयान के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं किसी सरकार के खिलाफ़ बात नहीं करता हूँ। मैं इंडिविजुअली जो बातें हैं, जो आम मुद्दे हैं, जो सरोकार जनता तक पहुँच सके, वही हम आम मुद्दे उठाते हैं लगातार। दोस्तों, मेरा प्रयास यही रहता है कि जो शिक्षा तंत्र है हमारे देश में, उसमें कुछ बदलाव होनी चाहिए। जिस प्रकार से नफ़रत की राजनीति हो रही है, और वो नफ़रत की राजनीति कहीं ना कहीं स्कूल में नज़र आता है, ट्रेनों में नज़र आता है। अब नूह है गुड़गांव में, किस तरीके से वहाँ पर हिंसा हो रही है लगातार। मणिपुर में आप देख लीजिए, जो मुद्दा है उठा हुआ है लगातार, वहाँ पर जान माल और जिस तरीके से दुर्व्यवहार औरतों के साथ हो रहा है, उन सारी चीज़ों को उठाने की ज़रूरत है। चूँकि 2024 का इलेक्शन भी है और इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव होती ही रहती है। और बाकी आपका अपना विचार क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा नाम नवीन कुमार है। न्यू भारत। जय हिंद।